नमस्कार, स्वागत आप सभी का लोकसभा टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ। इंडिया स्पीक्स में आज दलित विमर्श पर हम चर्चा करेंगे। दलित पर हो रहे हमले और पिछले कुछ समय से और कुछ हफ्तों से या फिर कुछ महीनों से देखा जाए तो देश के तमाम हिस्सों में जो घटनाएं हुई हैं उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी है। सदन में भी इस पर चर्चा हुई। हालांकि सदन में जब चर्चा हुई है तो राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से चीजें की हैं। एक दूसरे पर आरोप लगे हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। लेकिन दलितों पर हो रहे हमले या दलित राजनीति को लेकर जिस देश में जिस तरह का विमर्श रहा, वो चाहे अब की बात की जाए या आजादी से पहले की बात की जाए, इस पर लगातार बहस रही है। आज हम बहस दरअसल बौद्धिक स्तर पर करना चाहते हैं कि एक राज्य में हुई घटना को आखिरकार इतना तूल क्यों दिया जाता है। यह समस्या क्या है? यह समस्या सामाजिक है या फिर प्रशासनिक है या राजनीतिक है? एक दूसरे पर आरोप लगाकर आखिरकार कितना भला किया जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और 6 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। उनका परिचय पहले आपसे करवा देते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरे बिल्कुल बाएं से शुरुआत की जाए तो कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ। उनके बगल में हैं गुरुप्रकाश जी, जो कि पीएचडी स्कॉलर, लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत स्वागत गुरुप्रकाश जी आपका। राजेश कुमार पासवान, एसोसिएट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बाएं से शुरुआत की जाए तो हमारे साथ है राजकुमार फुलवारिया जी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हमारे साथ शंकर सरन सर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, सोशल साइंस, एनसीईआरटी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और दीपक दुबे जी हमारे साथ हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आपसे, इस पूरी बहस को आप ऐसे कैसे देखते हैं? और खासकर अभी चूंकि चर्चा रही थी, विशुद्ध राजनीतिक तौर पर रही है वैसे तो देखा जाए, लेकिन इसके पीछे निहितार्थ या क्या कुछ आप देख पाते हैं? नहीं, देखिए, कहीं भी कोई घटना होगी तो अगर उस समय संसद चल रही है तो संसद में तो उसकी गूंज सुनाई देगी। और जो दलित सवाल है इस वक्त, वो सिर्फ सामाजिक असमानता का या सामाजिक शोषण का नहीं रह गया है, बल्कि पिछले 3-4 दशकों से एक दलित राजनीति में भी उभार आया है और दलितों को अपनी अस्मिता का एहसास हुआ है। तो जाहिर है कि इसको सिर्फ सामाजिक दायरे में सीमित नहीं रख सकते, और उसके सामाजिक आर्थिक पक्ष भी है उसका बहुत बड़ा, और राजनीतिक पक्ष तो है ही। तो मेरे ख्याल से इस पर अगर समग्रता में हम लोग चर्चा करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आपके हिसाब से कि क्या समग्रता के का क्या पैमाना होना चाहिए? जो भी उसके जितने सारे पहलू हैं, बजाय इसके कि किसी एक पहलू के ऊपर ही हम पूरी बातचीत या बहस या लेखन, जो भी समाज में, मीडिया में, संसद में चर्चा है, किसी एक पहलू पे ना करें, बल्कि उसको समग्रता में देखें और उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारे पक्षों को जो है हम उसकी पड़ताल करें और देखें कि इस समस्या के स्रोत क्या हैं। और जब तक हम उस समस्या के कारणों का पूरी तरह से पता नहीं चलाएंगे तो उसका समाधान भी हम नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, एक इधर से मैं लेता हूँ, आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात है कि एक इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाता है कि आमतौर पर कि एक दल या कुछ विचारधारा से जुड़े लोग संभवतः इसके खिलाफ हैं, या फिर एक विचारधारा दलितों के का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ ही चेहरे हैं जो कि उनकी बात करते हैं। इस पूरी बहस को अभी आप कैसे देखते हैं? देखिए, दलित विमर्श जाति विमर्श का एक अंग है, और यह पूरी चर्चा मुश्किल से 200-300 साल जो पहले से एक धारणा बनी है, यूरोपियन और पश्चिमी स्कॉलरों ने बनाई है ये जाति विमर्श। इसमें सबसे रोचक बात यह है कि जाति का जो अर्थ है उसका कोई भारतीय या निश्चित अर्थ हमारे सामने नहीं है। 3 तरह के अर्थ हैं। एक ओरिएंटलिस्ट जो भारतविद हुआ करते थे यूरोप के, 250-300 साल पहले वो शुरू हुए, एक परिभाषा उनकी है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव उसकी परिभाषा है जाति की, एक मिशनरी परिभाषा है। ये तीनों की तीनों पश्चिमी परिभाषा है। और ये दलित शब्द भी आप देखिए, ये संविधान में भी नहीं है। ये हाल के 2-3 दशकों में ये प्रचलित हुआ है। गांधी जी हरिजन शब्द बोलते थे, अंग्रेजों ने 100 साल शेड्यूल कास्ट की लिस्ट बनाई, उससे पहले ये नहीं था। तो ये जो पूरा जाति विमर्श है या दलित विमर्श है, ये पश्चिमी मान्यताओं पर आधारित है। दूसरी इसमें गड़बड़ी यह है कि हम जब से मैंने देखना शुरू किया है, मैं देखता हूं कि इसमें राजनीतिक चिंता ज्यादा होती है, दलीय चिंता उसमें बढ़ जाती है। तो इसमें हम सत्य तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। एक दूसरे को हराना, किसी को नीचा दिखाना, वोट बनाना, ये सब चिंताएं अधिक हो जाती हैं। उसमें समस्या, असली समस्या पीछे छूट जाती है। इसको राष्ट्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या मानवीय दृष्टि से अगर हम देखें
तो हम जिस तरह से घटनाओं को लेते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं या जो आक्रोश प्रकट करते हैं, वो पूरा बदल जाएगा। अब सोशल साइंस रिसर्च जिसको कहते हैं, उसकी प्रकृति यह है, जो उत्कृष्ट सोशल साइंस दुनिया में रहा है, इनफैक्ट हमने टेक्निकली उसका अनुकरण किया है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं पकड़ी है। अब उसमें क्या है कि कोई निष्कर्ष लेने से पहले वो ठोस आंकड़े और विवरण इकट्ठा करते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, इस तरह की घटना हम जाति धर्म देख करके आक्रोश की मात्रा बढ़ती है या टेलीविजन की टाइमिंग घटती बढ़ती है। अगर एक ही तरह की घटना उतनी ही मर्मांतक और वेदना पूर्ण क्यों ना हो, अगर उसकी जाति राइट जाति या राइट रिलीजन नहीं है, तो उसकी चर्चा या तो नहीं होती या परफंक्टरी होती। लेकिन एक खास जाति या धर्म का व्यक्ति हो तो उस घटना को बहुत उछाला जाता है। ये राजनीतिकरण है। ये प्रवृत्ति कुछ समय से ज्यादा है या ये हमेशा से ऐसे? नहीं, मुझे लगता है कि ये स्वतंत्र भारत में बनी है और खास करके ये पिछले 3-4 दशकों की है। ओके, इस पर मैं थोड़ा सा और लूंगा आपका रिएक्शन, जो कि आमतौर पर जो ये घटनाएं हुई हैं और इसके पीछे जो है कि घटना होती है उसको उठाया जाता है, उस पर आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपने चर्चा के प्रारंभ में ही कहा कि ऊना विशेष रूप से इस पूरी चर्चा का जनक रहा। मैं लॉ का विद्यार्थी हूं, मैं डेटा के आधार पर बात करता हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का डेटा उठा के देखें तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न की सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। जब मैं उत्पीड़न कहता हूं तो इसका अर्थ है मर्डर, रेप और नॉर्मल एट्रोसिटीज की केसेस। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी एक विशेष राज्य में ही, जहां एक विशेष दल की सरकार है, सारी की सारी चर्चा वहां पे केंद्रित करने की कोशिश की जाती है? मेरा मानना है कि इन सब से एक नकारात्मक वातावरण तैयार होता है, और एक दलित विद्यार्थी होने के नाते मैं इन सब से बहुत ज्यादा आक्रोशित भी हूं और दर्द में भी हूं, क्योंकि अवसर की तलाश करना मेरी प्राथमिकता है। आज जिस प्रकार वर्तमान सरकार ने, वो चाहे स्टैंड अप इंडिया का माध्यम हो, वो चाहे स्टार्टअप इंडिया का माध्यम हो, बहुत सारे अवसर आए हैं। पिछले 6-7 दशकों से जिस प्रकार हमने एक विशेष पार्टी का शासनकाल देखा है, उसमें एक पेट्रनेज की राजनीति हम लोगों ने देखी, लेकिन अब बात पेट्रनेज से उठ के पार्टनरशिप की हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा है जो ये बात को पचा नहीं पा रहा है। और ये जो इंसिडेंट है, ये एक और बात का परिचायक है। जिस प्रकार दलित और समृद्ध होंगे, ऐसे असर और ये मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन आपने कहा कि आपके आंकड़ों के हिसाब से किसी राज्य और राज्यों में भी इस तरह की घटना है, लेकिन ये चुना जाता है कि किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है और किसी को छुपाया जाता है। राजकुमार जी, आप कैसे देखते हैं इसको, पूरे जो इस समय की चर्चा है? ये दलित उत्पीड़न का जो विषय है, वो मुझे लगता है आज या कल या परसों का नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। और मेरा ये मानना है कि ये दलित उत्पीड़न का विषय, ये मानसिकता का विषय है। आज भी मैं बाबा साहब की भी चर्चा करता हूं। बाबा साहब इतने बड़े विद्वान, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, इस यूनिवर्सिटी पढ़कर आने के बावजूद भी जब वो रियासत में काम करते हैं तो एक चपरासी भी उनको फाइल फेंक के पकड़ाता है। तो कुल मिला के मेरा ये मानना है कि दलित उत्पीड़न का विषय वो मानसिकता का है। इस मानसिकता को कैसे बदला जाए, और मानसिकता को बदलने के लिए, और मेरा ये मानना, एक सामाजिक समस्या है। राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से इस समस्या का हल नहीं खोजा जा सकता। अगर राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से अगर समस्या का हल खोजना होता, और राजनीतिक दल कभी ईमानदारी से समस्या का हल खोज भी नहीं सकते, क्योंकि उनके वोटों की राजनीति है। वोटों की राजनीति के आधार पर उनके निर्णय, उनके काम, उनके एक्शन होते हैं। ये सामाजिक शुद्धता सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या का समाधान सामाजिक परिवेश में आने की आवश्यकता है। इसलिए समाज के प्रबुद्ध लोग, समाज के विद्वान लोग, समाज के संत लोग, समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आए और इस विषय के लिए, माना किसी को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जिस गांव में, तो क्या उस गांव का प्रबुद्ध व्यक्ति बाहर निकला? उस गांव का संत समाज बाहर निकला? उस गांव का विद्वान व्यक्ति बाहर निकला? ये सामाजिक, राजनीतिक दल का व्यक्ति आएगा तो वो घोड़ी पे नहीं चढ़ा पाएगा किसी को। क्यों? क्योंकि जो घोड़ी पे रोक रहे उसको उसके भी वोट चाहिए, इसलिए घोड़ी पे रोकने वाले के वोट ना भी मुझे लेने, इसलिए उनका विरोध नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या और साथ में माइंडसेट का इश्यू है, मानसिकता का विषय है। मानसिकता का और सामाजिक समस्या का समाधान समाज के ही द्वारा निकली जाएगी, ना कि राजनीतिक नेतृत्व और राजनीतिक दलों के। हो सकता है कानून एक माध्यम से हो सकता है, लेकिन राजनीतिक से निकलता तो हमारे कानून है ना, संविधान है,
लेकिन समस्या वहीं की वहीं है खड़ी। आप कैसे देखेंगे, ये सामाजिक प्रॉब्लम है, प्रशासनिक है? ये सामाजिक समस्या तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके समाधान के लिए सामाजिक स्तर के साथ साथ राजनीतिक स्तर पे भी करना पड़ेगा। जैसा आपका टॉपिक है दलित चिंता और राजनीति, राजनीति के कारण दलित चिंता और चिंतन के केंद्र में आए हैं। अगर राजनीति नहीं होती तो हो सकता है कि इस एजेंडे में भी नहीं आ पाती चीजें। तो इस वजह से इसको मेनस्ट्रीम विमर्श में आने की वजह से राजनीति भी रही है। दूसरी बात यह भी है ना, जो इस ऊना वाली घटना से बात मैंने दो शुभ संकेत मैंने देखे हैं ये जो अपने नजरिए से। एक तो शुभ संकेत यह हुआ कि उस घटना के बाद वहां के दलितों ने अगले दिन जाके के जिला कलेक्ट्रेट पे फेंका, गायों को कहा कि ये तुम्हारी माता है, आप रखिए, हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़े आंदोलन की एक आहट है इसमें। दूसरा यह है कि इसका प्रतिरोध भी दलित संगठनों द्वारा पूरे देश में हुआ। तो अगर जिसका समाधान राजनीति नहीं निकाल पा रही हो, कानून व्यवस्था का डर किसी के मन में नहीं हो, कानून व्यवस्था का डर अगर होता तो सरेआम वीडियो बना करके और पिटाई नहीं होती। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कानून व्यवस्था न्याय व्यवस्था का डर नहीं है उन लोगों को। तो उनको भी सामाजिक प्रतिरोध के सहारे, जो अत्याचार सहने वाली जातियां हैं उनके सामाजिक प्रतिरोध के सहारे उनको रोका जा सकता है, ताकि उनको लगे कि अगर आप अत्याचार करेंगे तो आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। इन दो घटनाओं में मुझे लगता है कि एक शुभ संकेत है, और आने वाले दिनों में यह दलित राजनीति की जो भी दिशा बदले, दलित समाज और दलित अत्याचार की दिशा जरूर बदलेगी। अच्छा ठीक है सर दूंगा, लेकिन आपका एक रिएक्शन आमतौर पर, मैं वेदों में और हमारे उसके हिसाब से क्या है, लेकिन वैसे इस पूरी घटना को पैसे आप कैसे देख नागरिक के तौर पर? मैंने एक ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर, रोहित बुमला जब जब उसने सुसाइड किया था, कि ये दलित सुसाइड किया है या शोषित सुसाइड किया है। मैं इनकी बात से बहुत सहमत था, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्राइम या अपराध या घटना, ऐसा नहीं कि जैसे जो मारे हैं बहुत जघन्यता से, वो वीडियो देख करके रूह कांप जा रही थी कि सच में ये हम तालिबान में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं। लेकिन उस तरह के मारने की बड़ी घटनाएं होती हैं और हर शहरों में होती हैं। वो लड़की के छेड़ने के मामले पर हो जाए, घड़ी चुराने के मामले पर हो जाए, मोबाइल चुराने के मामले पर हो जाए। लेकिन इसमें जो बौद्धिक वर्ग है हमारे देश का, उसको केवल राजनीति, देखिए इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? क्या ब्राह्मण वर्ग है इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी? सवर्ण को क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे वास्तव में दलित का उत्थान हो रहा है? इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी राजनेता है, और वो कभी नहीं चाह रहे हैं कि समस्या खत्म हो। अन्यथा 25-30 साल से आरक्षण लागू है, 40-50% लागू है, बड़े बड़े आज की डेट में नेता हैं, लेकिन उसका समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? इसमें सभी वर्गों को आगे आना पड़ेगा बौद्धिक रूप से, जो अपने विचारों से प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वह धर्म वर्ग हो, चाहे राजनेता हो या सामाजिक संगठन हो। इसमें एक समरूपता कहीं लानी पड़ेगी और मानवता पर जोर देना पड़ेगा, बजाय ये कि मीडिया में भी हेडिंग बनती है दलित युवक की हत्या। दलित की हत्या सवाल ले लिया आपने मेरा, मैं आपसे लेता हूं, फिर आप दोनों से रिएक्शन। एक मीडिया में भी आजकल इस तरह का, या मीडिया नहीं मतलब वो तमाम प्रबुद्ध वर्ग है, ये क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है कि अगर किसी ने कुछ भी अपराध किया तो उसको उस हिसाब से टैकल किया जाए? अखबार, बड़े प्रतिष्ठित अखबार, टीवी चैनल्स, या फिर अब तो सोशल साइट भी हो गए, दलित युवक ने दलितों के संग अत्याचार, अल्पसंख्यक में अब मुसलमान भी लिखने लगे हैं, या किसी के उसकी हत्या उसके साथ में, इससे चीजें सॉल्व कहाँ होती हैं? इससे तो फिर चीजें और फ्लेयर अप होंगी, इससे चीजें और भावनाएं भड़केंगी। ये क्या और चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं? ये कॉम्प्लिकेट क्या करना? अगर कोई दलित है तो दलित तो है वो नहीं, पर तो अगर उसके साथ देखिए, दो तरह के क्राइम, एक क्राइम है जो कि साधारण क्राइम है, एक इसलिए भी है कि उसको दलित की वजह से सजा दी जा रही है। अगर उसके साथ इसलिए क्योंकि जो उसके साथ अत्याचार करने वाला है उसके मन में ये भाव जमा हुआ है कि मैं जाति के कारण इससे श्रेष्ठ हूं, और इसलिए मुझे अधिकार है कि मैं इसके साथ जो है वो जाति करूं। तो ये जो दलित व्यक्ति है उसकी दलित अस्मिता तो खत्म नहीं हो जाती ना, वो दलित तो दलित है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो इसलिए अब कोई महिला है, उसके साथ अगर कोई अत्याचार होता है तो वो उसकी महिला की अस्मिता भी हम ध्यान में रखेंगे ना। वही जो है वो काम किसी दूसरे के साथ हो और एक महिला के साथ अत्याचार हो, तो उसमें दोनों में कुछ तो हम फर्क करेंगे। नहीं, इससे फायदा क्या होता है? मेरे आपकी बात ठीक है, इसमें ये है कि एक दलित के साथ हुआ, एक पत्रकार के रूप में मेरा काम फायदा नुकसान देखना नहीं है। मेरा काम
जो यथातथ्य रिपोर्टिंग करना है, हाँ। फायदा नुकसान देख करके अगर रिपोर्टिंग होगी तो फिर वो रिपोर्टिंग नहीं होगी। अच्छा, और ये उल्टा हो जाए तो भी क्या उसी हिसाब से होता है कि एक दलित युवक ने किसी एक सवर्ण को मारा या मान लीजिए उसके साथ में किया, तो क्या ऐसे ही हम रिपोर्टिंग करते हैं या आमतौर पर प्रवृत्ति देखी है? कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। अगर दलित ने मान लीजिए कोई किसी आक्रोश के कारण मारा है तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग होगी ही, होनी चाहिए। जी, आप कैसे देखते हैं कि जो इस तरह की चीजें की जाती हैं, और क्या इसको सिर्फ एक सामाजिक वाली बात हुई है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है या उससे ज्यादा जो डीप रूटेड कहीं है कि नहीं हम तुमसे उच्च हैं लिहाजा हमको आपको सजा देने का हक है? देखिए, जितना विमर्श होता है मुझे लगता है कि 3/4 अज्ञान, पूर्वाग्रह और नासमझी के आधार पर होता है। अब जैसे ये बात कही जाती है कि सैकड़ों सालों से ये दलित उत्पीड़न हो रहा है, आप देखिए कि सारे उदाहरण पिछले 150-200 सालों से पीछे नहीं जाते, जबकि हमारे देश में कम से कम, सभ्यता तो बहुत पुरानी है लेकिन कम से कम 2500 या 2200 वर्षों का तो रिकॉर्डेड इतिहास है। मैं पुरानी की बात नहीं कहता हूँ, स्वयं अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने चारों प्रेसिडेंसी में पूरे भारत में डिटेल सोशल सर्वे करवाया था, एजुकेशनल, कल्चरल। उसमें आपको कहीं भी जाति आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न छोड़िए, पहचान तक उनको मुश्किल होती थी कि कौन बड़ा है और कौन नीचा है। ये जो जितनी कथाएं हैं या घटनाएं हैं ऐतिहासिक भी, सैकड़ों साल कह दिया जाता है लेकिन इसकी जांच कोई करने की कोशिश नहीं करता कि सैकड़ों साल पुरानी घटना का उदाहरण कोई क्यों नहीं देता। मैं आपको एक ध्यान दिलाता हूं कि अल बरूनी से लेकर के, बल्कि कहूं कि मेगास्थनीज से लेकर के, चंद्रगुप्त के समय में, कौटिल्य के समय से लेकर के हाल में मार्को पोलो तक 2500 बहुत प्रसिद्ध ट्रेवलॉग है, और वो ऐसे लोगों के नहीं है जो 2-4 दिन रहे, जैसे फाहियान या हुएनसांग महीनों रहते थे। आप देखिए कि जाति उत्पीड़न या जातिगत भेदभाव की कथाएं उसमें नहीं है। ये जो भारत में जातिगत भेदभाव की जो वास्तविकता है, पहले तो ये विदेशी शासन कालों में पैदा हुई, ये हमारे समाज की नहीं है। और उन विदेशी शासन कालों में जो उत्पीड़न, जो जुल्म अन्याय हुए हैं, जो रिकॉर्डेड है और जो लोमहर्षक है, आप देखिए कि कभी उनकी चर्चा नहीं होती कि सैकड़ों सालों से हमने उनका उत्पीड़न झेला, संगठित धर्मांतरण झेले, पूरा उत्तर भारत के मंदिर उजाड़ दिए गए। ये उत्पीड़न कभी चर्चा का विषय नहीं होता। जातिगत उत्पीड़न का होता है और उसके उदाहरण पिछले 150 साल से पुराने नहीं जाते। तो ये जो पूर्वाग्रह है, इसने एक तरह से जातियों का जो विषय है, इस पर जो उत्पीड़न है या भेदभाव है, अन्याय है, अपमान है, यह है, लेकिन इसकी वास्तविकता को समझ करके मानवीय भाव से इसका समाधान करने की बजाय एक लड़ाने की और दूर करने की प्रवृत्ति है। इसकी तुलना में हाल में देखिए अमेरिका में हुआ है रंग भेद, वो बहुत पुराना है उसका। आप देखिए कि वहां चर्चा किस तरह से होती है, वहां चर्चा बढ़ाने की नहीं होती है, यूनाइटिंग दृष्टि से होती है। और यहाँ पर चर्चा आमतौर पर यही होती है कि नहीं, हमें इसको या तो बढ़ाना है या इसको खींच के दिखाना है। अभी गुरुजी ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है जिसकी चर्चा हो रही है, उसमें वो सही मेंशन करते हैं कि दलितों के उत्पीड़न की चीजों को तो देखा जाता है, लेकिन दलितों का जो उत्थान भी हुआ है स्वतंत्र भारत में, बल्कि मैं आपको कहूं, जहां तक मुझे याद है 1954 में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं मेंशन किया है कि पिछले 5 वर्षों में ही, 7 वर्षों में ही दलितों की स्थिति बहुत बढ़ी है। तो 54 से लेकर के 2016 में दलितों की स्थिति में आप देख सकते हैं, मायावती जी हैं और ऐसे 1-2 नहीं है, दर्जनों प्रसिद्ध हस्तियां हुई हैं, तो यह उनकी प्रगति भी हुई है। और सिर्फ राजनीति में नहीं, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में उनको कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है। तो यह जो अनुपातहीनता है, इससे वास्तविक विमर्श नहीं होता है, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वो हमेशा राजनीतिक गुटबंदी में बदल जाता है, इससे समाधान नहीं होता। जो बात आपकी कह रहे हैं उससे मतलब पोर्शन कुछ बदला है, प्रपोर्शन जो भी था। देखिए, निश्चित रूप से जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा, नेगेटिविटी से हट के अब ऑप्टिमिज्म की तरफ आने की आवश्यकता है। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब के अलावा भारत ने एक दलित रक्षा मंत्री देखा बाबू जगजीवन राम जी के रूप में, एक दलित उप प्रधानमंत्री जो बाबू जगजीवन राम खुद थे, दलित राष्ट्रपति के नारायणन, दलित लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बालियोगी जी, अभी मीरा कुमार जी भी थी, और अर्थव्यवस्था में दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से मिलिंद कामरे जी एक संगठन चलाते हैं जिसमें 1000 से अधिक दलित उद्यमी हैं जिनका एनुअल टर्नओवर तो बाकियों के मुकाबले काफी सकारात्मक है ही। तो जिस प्रकार हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली हुआ, मतलब ये शिक्षा और थोड़ा सा बदलाव किस वजह से, ये भी रीजन है? देखिए, शिक्षा, पॉलिसीज, पॉजिटिव इंटरवेंशन और गवर्नमेंट की स्कीम्स, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये सब तो एक कारण रहा ही है। और
थोड़ा बहुत भूमिका सबकी रही है। जैसा कि आपने कहा कि सवर्ण और दलित, ये लड़ाई क्या हम लोग इस प्रेजुडिस से बाहर निकल के, इस पूर्वाग्रह से बाहर निकल के देख पाएंगे कभी? बात इंटीग्रेशन की होनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन का अप्रोच हम लोगों ने देख लिया, अब तक पिछले 6 दशकों में हम लोग कहां पहुंचे हैं। इंटीग्रेशन हो और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के यदि इस पूरे डिस्कोर्स को हम लोग देखें तो एक नई दिशा निकलेगी, एक सकारात्मक दिशा निकलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप मेरा भी मानना है, अगर हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो दलित चिंता और राजनीति पर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछले दिनों की, चाहे ऊना की घटना हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की घटना हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की घटना हो, मेरा ये मानना है कि ये इस प्रकार की घटना निश्चित तौर पर निंदनीय है और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो इसके विक्टिम है उनको आप संरक्षण दें, उनकी सहायता करें और उनको सुरक्षा भी प्रदान करें। लेकिन इस सारे विषय के अंदर हम आप संघर्ष जो है, संघर्ष जो हम करना चाह रहे हैं वो संघर्ष नहीं होना चाहिए। अभी जैसे ऊना की घटना की हम बात करें, ऊना की घटना में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें बहुत बड़ी संख्या इस देश का, अगर मैं ऐसी नहीं कहूंगा तो ओबीसी वर्ग है, वो भी पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोग उसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं। और मैं कहूंगा एक विशेष दूसरे संप्रदाय के लोग गिरफ्तार हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित इश्यूज के ऊपर या दलित विषयों पर कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से वातावरण खराब करना चाहते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में इस प्रकार की घटना होती है तो उस घटना का विरोध सर्व समाज को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को निकलकर तुरंत विरोध करना चाहिए और समाज को बांटने के बजाय समाज को जोड़ने का, एक ग्रुप करने का प्रयास की दिशा में सोचने का प्रयास करना चाहिए। एक मैं आपसे सवाल, एक तो ये कि उत्थान, एक जैसे कि ऊना वाले जो वीडियो आया जब हम लोगों ने देखा, तो मुझे लगता है कि संभवतः हर व्यक्ति जो देखेगा पहले तो निंदा करेगा और शायद उसके मन में, लेकिन द मोमेंट जब हम ये खबर सुनते हैं कि ये इसमें ये एंगल है, दलितों की पिटाई की गई किसी गौरक्षा दल के लोगों के नाम पे या कोई और लोग उसमें जो भी इन्वॉल्व थे, तो फिर इससे फिर खबर का कनोटेशन भी बदलता है, फिर आप उसको दूसरे एंगल से देखने लग जाते हो। इससे कितना भला होता है और क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? इम्पैक्ट इससे पड़ता है और मैं थोड़ा सा सहमत हूँ राजकुमार जी की बात से कि हमें इस बात का डेटा नहीं होना चाहिए कि इस साल इतने दलितों पे हत्या हुई और इस राज्य में इतने दलितों की हत्या हुई। यह भी डेटा निकलना चाहिए कि दलितों पे अत्याचार करने वालों में किस जातियों के लोग हैं, समाज के किस तबके के लोग हैं, और क्या ऐसा यह मतलब सामान्य है कि जातियों पे अत्याचार करने वाले कुछ खासी वर्गों के लोग होते हैं। तो ये एक सामाजिक संरचना में एक खास वर्ग है जो दलितों पे अत्याचार कर रहा है, इस पे भी चिंता होनी चाहिए, ये भी हमारे विमर्श के केंद्र में होनी चाहिए। आपको लगता है कि कुछ खास वर्ग होता है जो कि आमतौर पर ऐसा है जो समाज का प्रभु वर्ग है, वो एक खास मानसिकता से दलितों पर हमले करता है और इसके सारे डेटा भी निकलना, जैसे अगर दलित की हत्या पे न्यूज आती है कि दलितों की हत्या हुई, तो यह न्यूज ये भी आनी चाहिए कि किसने हत्या की, उसमें अभियुक्त कौन है, उसकी जाति क्या है, उसकी अपनी सामाजिक संरचना क्या है। नहीं, पर इसको मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, संभवतः आप भी बताएं, छोटा छोटा रिएक्शन आपसे, इससे भला क्या होगा? अगर एक दलित पर मान लीजिए ठाकुर ने, किसी ब्राह्मण ने, उच्च वर्गीय लोगों ने हमला किया और उसको जाति के आधार पर हम ये बताने की कोशिश करेंगे, इससे समस्या का हल होगा आपकी नजर? समस्या की बारीकी जानने में मदद मिलेगी। अच्छा। और यह जानने में मदद मिलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि खासी वर्ग के लोग क्यों हमलावर हैं, क्या वैसी घटनाएं दलितों द्वारा भी की जाती हैं क्या, और जब ये खासी वर्ग खासी तरह के हमलावर हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक मानसिकता वाली बीमारी है जो कि राजकुमार से आपका रिएक्शन इस पे छोटा सा। बिल्कुल, मैं ऊना वाले विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। एक छोटी सी बात है, जिन लोगों ने ये हमला किया वो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, डेडिकेटेड थे और लोकली इस बात को लेकर के कोई दो राय नहीं थी। इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहां के प्रबुद्ध समाज ने उन लोगों का सोशल बॉयकॉट किया है। वहां उन लोगों ने तय किया है कि इनके घर पे हमारी बहू बेटियां नहीं जाएंगी, हम अपनी बेटियों की शादियां नहीं करेंगे। तो क्या ये पक्ष सामने आया हमारे? नहीं, कि हम लोगों ने बॉयकॉट किया, सोशल बॉयकॉट समाज ने किया। हमने वहां की नकारात्मकता तो तुरंत ले ली, पीटा गया उसे थाना के सामने, उसे लोग आक्रोशित तुरंत हो गए, बट ये सकारात्मक पक्ष भी आना चाहिए। पर ये तो जैसे कुलदीप जी ने कहा, ये तो आमतौर पर हमारी प्रवृत्ति हो गई है कि उसमें मोमेंट अगर दलित का एंगल आता है, अल्पसंख्यक का एंगल आता है, तो हम पहले खबर दिखा देते हैं या फिर मान लीजिए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, वो क्या इंटेंशन था भी कि नहीं था, ये तो हम बाद में चर्चा करते हैं। समग्र रूप से देखना, ये मेरा मत है कि देखना चाहिए। जैसे सोशल बॉयकॉट का भी पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए। आपका रिएक्शन क्या, इससे फायदा होता है कि अगर हम जातिगत ये देखें, आंकड़ा जुटाने की कोशिश करें कि हमला करने वाले कौन लोग थे, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले अंग्रेजों के समय में ऐसा होता था, वो परंपरा शुरू में थी, फिर बाद में छूट गई, कि कोई भी घटना होती थी पहले उसकी बाकायदा जांच होती थी, उसकी रिपोर्ट आती थी। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती है जो सिंपल क्राइम है, उसने क्राइम करने वाले ये देख के नहीं किया होता है कि वो किस पर कर रहा है, और करने वाला भी शायद उस एंगल से नहीं होता। अगर इस तरह की जांच हो और उसकी भी फाइंडिंग आए, जैसा अभी आपने कहा कि या गुरु ने कहा कि बाद में जो समाज ने
रिएक्शन दिया जिसमें सकारात्मक बातें हैं, वो कभी कोई मीडिया में नहीं आती हैं कि जिसने ऐसा किया उसका उसके समुदाय के क्या सारे लोगों ने समर्थन किया या उसकी निंदा की या उसकी भर्त्सना की। अब ये सब चीजें न्यूज में नहीं आती हैं तो वो पूरी पिक्चर नहीं आती। और जांच अगर हो तो घटनाओं का जो पूरा संस्कार है वो हमेशा जातिवादी नहीं होता है। जैसे पेटी क्राइम, क्रिमिनल पेटी क्राइम भी होते हैं और उन सारे क्राइम को हमेशा जाति धर्म का मोटिव देना ये बिना जांचे किया जाता है और अनुमान पर किया जाता है और इसका उद्देश्य जाने या अनजाने भेदभाव बढ़ाना होता है। मैं एक बात पर और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जो कि गहराई से जुड़ा हुआ है। आज की दुनिया में कम से कम पिछले 3-4 दशकों से ये भारत में दलित विमर्श या जाति विमर्श ये सिर्फ एकेडमिक और इंटरनल मामला नहीं रह गया है। इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार भी है और ये 100 साल पहले भी था। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जिस दुख की चर्चा होती है जिससे अस्पृश्यता जुड़ी हुई, गांधी जी ने जब अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया तब एक घटना, और दूसरा जब त्रावणकोर के महाराजा ने मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया तब। इन दोनों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? ब्राह्मणों ने नहीं किया था, ये ईसाई मिशनरियों ने किया था। और स्वयं कैंटरबरी के आर्क बिशप ने भाषण दिया था कि ये गांधी जी हिंदू धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्होंने एक अंडरकोट ये है कि इससे हमारे धर्मांतरण प्रयासों को बाधा पहुंचेगी। अब आप समझिए कि जब 100 साल पहले जब इतनी चेतना थी, जानबूझ करके आप लोगों को बांटो और ये जो फूट डालो राज करो है, ये अंग्रेजों शासकों की नीति नहीं थी, ये मिशनरियों की नीति थी। अच्छा। और साउथ में खास करके तमिलनाडु में जो आंदोलन है उसकी जड़ में या आर्य और अनार्य वाली थ्योरी है, सब मिशनरियों की देन है और ये सब प्रमाणिक है। मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बहुत सी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो डेलिबरेटली करवाई जाती हैं। इसकी जांच नहीं होती, इसलिए पता नहीं चलता है कि इसके पीछे क्या पर्पस। अगर मैं इसको समअप करते हुए वक्त ब्रेक का है कि ये कहूं कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ पेटी क्राइम्स हो सकते हैं, लोकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन संभवतः उसको बड़ा दिखाने की कभी कभी मैग्नीफाइंग ग्लास की भी कोशिश की। मैं कहूंगा कि इसकी जांच करके उसकी सच्चाई समाज के सामने उसी प्रमुखता से रखनी चाहिए जिस प्रमुखता से हम घटना को देखते हैं। अब देखिए, मैं एक रोहित वेमुला का नाम अभी आया था। अब देखिए कि उनका जो पत्र है अंतिम, वो 50 पंक्तियों का पत्र है, उसमें 4-5 ऐसी गंभीर बातें हैं जिस पर कभी चर्चा नहीं हुई। क्यों? इस पर चर्चा करेंगे आपसे थोड़ा सा, और वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद इस विचार को, इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। माँ, मैं परदेश के लिए परसों का जहाज पकड़ रहा हूँ। ना बेटा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मेरा जी घबरा रहा है। तुझसे पूछकर ही तो जाने का फैसला किया था, अब क्या हो गया? अरे वो सुखी आई थी, बता रही थी उसका बेटा परदेश जाकर फंस गया, 16 घंटे काम कराया और पगार भी आधी, पासपोर्ट भी रख लिया और पिटाई भी की। ना बेटा, मैं नहीं चाहती तेरे साथ ऐसा कुछ हो। माँ, वो मूर्ख फर्जी एजेंट के जरिए चला गया होगा। मैं तो पूरी जांच पड़ताल करके जा रहा हूँ। मेरे एजेंट का नाम सरकारी सूची में दर्ज है, सारे कागज मैंने चेक करा लिए, पासपोर्ट की कॉपी और एजेंट का नाम नंबर तेरे पास रखवा कर जाऊंगा। अपना काम भी अच्छे से सीख लिया है मैंने और थोड़ी बोली भी सीख ली है, इसलिए मैं नहीं फंसने वाला। पर बेटा, तेरा कोई जानकार तो नहीं है वहाँ? माँ, वहाँ भारत सरकार का दफ्तर है जिसे दूतावास कहते हैं। मैं जाते ही उनसे संपर्क करूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर और मुझे खुशी खुशी भेज। जी हाँ, परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ। जाते ही भारतीय दूतावास से संपर्क करो। परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। धीरे धीरे सब जान गए हैं कि हम जैसे बिना MRP, वजन और यूज बाय डेट लिखे हुए पैकेट गलत हैं। हाँ, तभी तो कोई हमें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। उम्मीद मत छोड़ो पैकेट भाई, कोई तो होगा ही जिसे दुकानदार चाचा बेवकूफ बना लेंगे। सही पैक पर वस्तु की कीमत, वजन, निर्माता कंपनी का नाम तथा इस्तेमाल की तारीख जरूरी है। आप बताइए, आप जानने वालों में से हैं या बेवकूफ बनने वालों में से? जागो ग्राहक, जागो। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें।
ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। माँ, मैं परदेश के लिए परसों का जहाज पकड़ रहा हूँ। ना बेटा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, मेरा जी घबरा रहा है। तुझसे पूछकर ही तो जाने का फैसला किया था, अब क्या हो गया? अरे वो सुखिया आई थी, बता रही थी उसका बेटा परदेश जाकर फंस गया। 16-16 घंटे काम कराया और पगार भी आधी, पासपोर्ट भी रख लिया और पिटाई भी की। ना बेटा, मैं नहीं चाहती तेरे साथ ऐसा कुछ हो। माँ, वो मूर्ख फर्जी एजेंट के जरिए चला गया होगा। मैं तो पूरी जांच पड़ताल करके जा रहा हूँ। मेरे एजेंट का नाम सरकारी सूची में दर्ज है, सारे कागज मैंने चेक करा लिए। पासपोर्ट की कॉपी और एजेंट का नाम नंबर तेरे पास रखवा कर जाऊंगा। अपना काम भी अच्छे से सीख लिया है मैंने और थोड़ी बोली भी सीख ली है, इसलिए मैं नहीं फंसने वाला। पर बेटा, तेरा कोई जानकार तो नहीं है वहाँ? माँ, वहाँ भारत सरकार का दफ्तर है, जिसे दूतावास कहते हैं। मैं जाते ही उनसे संपर्क करूंगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर और मुझे खुशी खुशी भेज। जी हाँ, परदेश में नौकरी पाओ तो सुरक्षित जाओ, प्रशिक्षित जाओ। जाते ही भारतीय दूतावास से संपर्क करो। परदेश में आपका दोस्त भारतीय दूतावास। अरे वाह, क्या हुआ? ये देखो, 3 बेडरूम फ्लैट सिर्फ 15 लाख रुपए में और सभी सुविधाओं के साथ। बुकिंग अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए। मैं आज ही बुकिंग करवाता हूँ। जल्दी करो, फ्लैट लिमिटेड है। आंखें मूंद कर किसी भी विज्ञापन को देखकर पैसा लगाना कहाँ की समझदारी है? मगर विज्ञापन अखबार में आया है तो झूठा थोड़ी होगा पिताजी। विज्ञापन में दी गई हर बात सच हो ये भी आवश्यक नहीं। तो फैसला करने से पहले स्कीम की पूरी जानकारी अवश्य ले, समझे? जी पिताजी। जागो ग्राहक जागो। देखिए बात, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और दलित विमर्श पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इसके मूल में बात क्या है। मैं थोड़ा सा आपसे वेदों और पुराणों के हिसाब से भी जो जिक्र है, ऐसा कहा जाता है कि ये तो ऐसी वर्ण व्यवस्था सदियों से पता नहीं कब से चली आ रही है और तब से बड़ा क्लियर कट डिवीजन था जिसके चलते दलितों पर ये अत्याचार होते रहे हैं। वो क्या कुछ कहता है उस विषय बात की? नहीं, मैं जो है थोड़ा सा इसमें समय भी लूंगा आपसे। बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठा दिया। देखिए, हमारे देश में जो मर्यादा कहा जाता है वो राम को कहा जाता है और रामायण का परिचय देने की किसी को आवश्यकता नहीं, हमारे सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों में से। और उसके जो प्रमुख नायक हैं राम, उनका चरित्र आप देखिए। निषाद राज को गले लगाते हैं, सूर्यवंशी क्षत्रप थे, वो क्षत्रिय थे, सबसे मतलब भारत में उच्च क्षत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। सबरी के जूठे बेर खाते हैं वो, और लगभग कोल भील और सभी जनजातियों के माध्यम से वो उच्च कोटि का ब्राह्मण राजा था, रावण था, पुलत्स का नाती और उच्च कोटि का ब्राह्मण, जिसको राक्षस की संज्ञा दी गई। तो वर्ण व्यवस्था हमारी क्या आज क्लासिफिकेशन नहीं है जॉब में? कैटेगरी ए, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, क्या सबको एक बराबर व्यवस्था है? वर्ण व्यवस्था उस दृष्टिकोण से खाली लोग मनुवादी बोल देते हैं, कृष्ण के समय भी नहीं था। ये तो सही बात है कि जब हमारे देश में आक्रमण होना शुरू हुआ विदेशियों का और अपभ्रंशता शुरू हुई और कैसे फूट डाला जाए, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, तो अनभिज्ञता को का सहारा लिया गया। और जो भी अनभिज्ञ हैं आज भी, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाति प्रथा से ज्यादा समस्या शोषित प्रथा की है। गरीबी सबसे बड़ा समस्या है, अज्ञानता सबसे बड़ी समस्या है। हमारे गांव में, मैं खुद एक ब्राह्मण हूं, मेरे यहाँ तो नहीं जाति प्रथा है उतनी तगड़ी। और अभी जब ये हो गया है आपका ग्राम, जो आरक्षित होने लगी हैं सीटें, तो हमारे यहाँ पिछली बार ग्राम सभा की सीट आरक्षित थी जो है शेड्यूल कास्ट के लिए। 3 ही है केवल परिवार हमारे में, और उन तीनों में मारपीट हो गया, चुनाव के दिन सर फूट गया। अब अगर ये जो सर कोई दूसरा फोड़ा होता तो न्यूज बनती कि सवर्णों ने मारा, दलित ने दलित को मारा, वो खबर नहीं बन रही है। तो सवाल ये उठता है कि उसी तरह की रेप की जघन्य घटना, जैसे कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, एक ब्राह्मण की लड़की और रेप करने वाले ओबीसी और मुस्लिम थे, खबर उस तरह की नहीं बनी खबर। हाँ, लेकिन मेरी समझ से अपराध को अपराध के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और जब तक इसको नहीं देखा जाएगा हम दूसरी लाइन को काट के अपनी लाइन बड़ी नहीं कर पाएंगे। ये नियम नहीं है। ज्ञान से इसके लिए ज्ञान, सामाजिक उत्थान और जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी और मानवता के दृष्टिकोण से भी। कुलदीप सर, आपके हिसाब से जो भी अभी तक हुआ, दलितों को लेकर जो चेहरे आए, बड़े उन्होंने उत्थान की बातें की होंगी, और राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए
कितना परिवर्तन हुआ उनके आने के? पहली बात तो यह है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोग देश में जाति व्यवस्था है इसके अस्तित्व को ही नकार रहे हैं कि मेरे गांव में तो नहीं है। तो आपका गांव कोई अलग आदर्श गांव होगा, गांव में नहीं है, और या विदेशी आक्रमणकारियों के आने के बाद यहाँ जाति व्यवस्था पैदा हुई। आप ये देखिए जाति व्यवस्था क्या है, जिस जाति में आपने जन्म लिया है आपको वही काम करना होगा। सोशल मोबिलिटी उसमें आपको अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से आप देखिए कि पूरे हमारे देश का विकास एक पॉइंट के बाद रुका। हमारे यहाँ विज्ञान हमारे पास है कोई? अब ये देखिए कि शंकराचार्य और चांडाल का संवाद सब दुनिया जानती है। बनारस में वो जा रहे थे और सामने से एक चांडाल आ गया, सकरी गली होती है वहां, उन्होंने कहा हटो हटो, क्योंकि अगर छू जाएगा तो अपवित्र हो जाएंगे। तो लेकिन उस वक्त तो वो तो 8वीं शताब्दी की बात है, उस वक्त तो अंग्रेज यहाँ आए नहीं थे, न मिशनरी थे यहाँ पर थे। तो चांडाल का वो उनका संवाद बहुत मशहूर है पूरे हमारे संस्कृत वांग में। ठीक है। उसके अलावा अब शंभूक वध दुनिया जानती है, एकलव्य का उदाहरण दुनिया जानती है, कर्ण को किस तरीके से हर जगह से हटाया गया कि तुम सूत पुत्र हो, दुनिया जानती है। अब आज ये कहना कि हमारे यहाँ कोई जाति व्यवस्था नहीं है और हमारे यहाँ तो सब ईसाई मिशनरियों ने ये शुरू कर दिया, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये ठीक है आपकी बात का कि जाति व्यवस्था है, लोग आज भी देखिए जाति व्यवस्था का एक आर्थिक आधार है। आप देखिए ना, जो चमड़ा उतारते हैं, जब उन्होंने उतारना बंद कर दिया तो हंगामा मच गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो गौ माता की पूजा करेगा लेकिन चमड़ा नहीं उतारेगा। आप उतारिए ना चमड़ा, क्यों नहीं उतारते आप उसका? नहीं, यहाँ पर पहलू मेरा क्योंकि आपने एक जाति को वो काम दे दिया कि ये काम तुम्हारा है, तुम ही करोगे, तुम्हारा बेटा भी करेगा, पोता भी करेगा, सब तुम ही ये काम करोगे, हम लिखाई पढ़ाई करेंगे, हम बुद्धिजीवी हैं। नहीं, लेकिन ये स्थिति बदली नहीं बदली आपको? बदल रही है, धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान 1950 में यहाँ लागू हुआ, उसके बाद संविधान के प्रावधान है, उनका धीरे धीरे असर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज वही हालत है जो कि आज से 70 साल पहले थी। निश्चित रूप से इन्होंने भी कहा कि स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि उन बदलती हुई स्थितियों के विरोध में भी ताकतें उठ रही हैं और उन ताकतों के प्रतिरोध में भी ताकतें उठ रही हैं। पूरा जो दलित विमर्श है वो इसी उसमें है कि दलित जो अस्मिता पैदा हो रही है उसके विरोध में दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया हो रही है और उसकी प्रतिक्रिया में इधर प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये एक सामाजिक एक जिसे कहते हैं चर्निंग प्रोसेस है और वो चल रही है। और उसमें मतलब इस समय आपके हिसाब से वो चर्निंग प्रोसेस है और वो एक कहीं टकराहट की बात भी है। समाज में जब बदलाव आता है तो टकराव तो होता ही है। इस बात से और क्या इससे भला हुआ जो भी चेहरे बने, उन्होंने जितनी भी बातें करी, एक हम राजनीतिक तौर पर अगर सवाल करें, अब आजादी के बाद से जो बड़े चेहरे बने दलित राजनीति के, कितना भला हुआ? थोड़ा और पीछे जाऊंगा मैं, और एक अलग दृष्टिकोण भी हो सकता है। बात रामायण और महाभारत की होती है तो आज के तारीख में रामायण का जो सबसे ऑथेंटिक स्वरूप है वो वाल्मीकि रामायण है, और जाति व्यवस्था के अनुसार वाल्मीकि किस जाति से आते हैं वो यहाँ मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास किस जाति से आते हैं, वो तब फिशरमैन कम्युनिटी थी, आज के हिसाब से शेड्यूल कास्ट में आएंगे। और स्वतंत्रता के बाद एक मिनट बीच में बोलूं, एक पूरा विवाद है हमारी परंपरा में, क्षेत्र और बीज का विवाद। क्षेत्र जो फल है वो फसल जो होती है वो क्षेत्र की है या बीज की है। और ये जो पराशर ऋषि थे वो आकर के व्यास को, जिनका नाम कृष्ण था, 8 साल की उम्र में उनके घर से ले गए थे कह करके कि ये बीज मेरा है, इस पे हक मेरा है, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो इसलिए उसके बाद उनकी वो जाति नहीं रह गई थी। जो 8 साल की उम्र तक वो मछुआरे के घर में थे। लेकिन वाल्मीकि में ऐसा नहीं था, विश्वामित्र में ऐसा नहीं था। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। फिर पुनः हम कहेंगे कि यहाँ विश्वामित्र को इसलिए राजर्षि कहते हैं, विश्वामित्र को राजर्षि कहा जाता है, महर्षि नहीं, ब्रह्मर्षि किया जाए। आप उस ज्ञान को आप थोड़ा सा वो कर लें, जाने कि वह ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली है। एक चीज जो आपकी उपाधि मिली है उनको। ऐसा लगता है कि
आज हमारा जो विमर्श है वो वर्तमान विषय पर है। हम इतिहास में 5000 वर्ष महाभारत काल में या बढ़ जाएंगे तो एक अलग विषय बनता है। नहीं, पर एक वर्तमान एक जैसे वो बात दोनों मैंने विषय बताई कि कि जातीय व्यवस्था में इस बात से सहमत नहीं हूं कि जातीय व्यवस्था का जन्म ब्रिटिश काल में इससे पहले भी था। अगर वो शंभू की बात करें, विश्वामित्र